Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा लॉजिकल फैलेसी। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल फैलेसी के बारे में। लॉजिकल फैलेसी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम फैलेसी शब्द का अर्थ समझते हैं कि फैलेसी होता क्या है। फैलेसी को हिंदी में भ्रम कहते हैं और लॉजिकल फैलेसी का मतलब होता है तार्किक भ्रम। और तार्किक भ्रम का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आर्गुमेंट जो हमें सही नज़र आते हैं लेकिन वास्तविकता में वो सही नहीं होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में या फिर उसके कंटेंट में जब किसी भी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है जिससे कि हम एक सही निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसी चीज़ को ही हम लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। यहाँ पर मैंने फैलेसी की एक डेफिनेशन दी है, इसको एक बार देख लेते हैं। अ फैलेसी इज़ अ डिफेक्ट इन एन आर्गुमेंट दैट वीकेंस इट बाय यूजिंग फॉल्टी रीजनिंग, डिसेप्टिव अपीयरेंस और अ फॉल्स नोशन और बिलीफ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फैलेसी का मतलब है डिफेक्ट। आर्गुमेंट के अंदर किसी भी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है तो इसी चीज़ को ही हम फैलेसी कहते हैं। और ये डिफेक्ट किस वजह से आता है? फॉल्टी रीजनिंग यानी कि गलत रीजनिंग की वजह से, डिसेप्टिव अपीयरेंस यानी कि आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी है या उसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्म गलत बना है तब भी फैलेसी आ जाती है। फॉल्स नोशन और बिलीफ्स, अगर आपके अजम्पशन गलत हैं, आपके बिलीफ सिस्टम गलत हैं तो भी आर्गुमेंट में फैलेसी आ जाती है। फैलेसी की मैंने यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी है। अ फैलेसी इज़ अ मिस्टेक इन थिंकिंग दैट मेक्स एन आर्गुमेंट सीम्स राइट बट इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पर फैलेसी का मतलब है मिस्टेक इन थिंकिंग, यानी कि जब हमारे लॉजिक लगाने में या हमारे थिंकिंग में किसी भी तरह की गलती होती है या गड़बड़ी होती है, उससे भी फैलेसी हो सकती है। सो बेसिकली फैलेसी का मतलब है डिफेक्ट और एरर इन आर्गुमेंट। किसी भी आर्गुमेंट में अगर किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो इसी चीज़ को ही हम फैलेसी कहते हैं। अब ये डिफेक्ट हमें नज़र भी आ सकता है और नज़र नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होगा तो हम जल्दी देख लेंगे फैलेसी को, यानी डिफेक्ट को हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और अगर लॉजिक में या फिर कंटेंट के अंदर किसी भी तरीके की कोई फैलेसी है, डिफेक्ट है, तो उसे हम जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम एक गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे भी फैलेसी आ सकती है। तो फैलेसी जो है एक तरीके का डिफेक्ट है जो कि आर्गुमेंट को वीक बनाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फैलेसीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल फैलेसीज। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल फैलेसीज एंड सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल फैलेसीज। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी क्या है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी बेसिक्स को समझ लेते हैं, फिर आगे की स्लाइड में मैं इनको एक एक करके अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉर्मल का मतलब होता क्या है। फॉर्मल का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा आर्गुमेंट जिसके फॉर्म में या उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होगा उसको फॉर्मल फैलेसी कहेंगे। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी में स्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। इनफॉर्मल फैलेसी में हम आर्गुमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसकी बात करते हैं। उस कंटेंट की या तो लैंग्वेज में डिफेक्ट होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफेक्ट होगा, उसके अजम्पशन में डिफेक्ट होगा या फिर उसके बिलीफ्स में डिफेक्ट होगा। तो बेसिकली जब किसी आर्गुमेंट के फॉर्म में या उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होगा तब फॉर्मल फैलेसी होगी, और जब किसी आर्गुमेंट के कंटेंट में या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफेक्ट होगा तब इनफॉर्मल फैलेसी होगी। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मल फैलेसी डिडक्टिव आर्गुमेंट में होती है और इनफॉर्मल फैलेसी इंडक्टिव आर्गुमेंट में होती है। अब हम एक एक करके दोनों फैलेसी को डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्मल फैलेसी की मैंने इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको फॉर्मल फैलेसी में सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि ये इसके जो हैं रूट पॉइंट हैं। फॉर्मल फैलेसी कब होती है? जब किसी आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में एरर आता है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मल फैलेसी किस आर्गुमेंट के अंदर पाई जाती है? डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर।
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आर्गुमेंट के टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि आर्गुमेंट के दो टाइप्स होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो जब हम फॉर्मल फैलेसी की बात करते हैं, यानी कि डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करेंगे, तो डिडक्टिव आर्गुमेंट के फर्दर दो टाइप भी पढ़ाए थे मैंने, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड आर्गुमेंट में कभी भी फैलेसी नहीं हो सकती, क्योंकि वो वैलिड है, यानी कि सही आर्गुमेंट है। फैलेसी किस में होगी? इनवैलिड आर्गुमेंट में। और इनवैलिड आर्गुमेंट की क्या कंडीशन थी कि दोनों प्रीमाइसेस अगर ट्रू भी हैं तो भी आपका कंक्लूजन गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर या आपका फॉर्म ही ऑलरेडी गलत है, तो आप कंक्लूजन कैसे सही ड्रॉ कर पाओगे? आपकी प्रीमाइसेस अगर ट्रू भी हैं, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है तो आप सही कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मल फैलेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर्मल फैलेसी डिडक्टिव आर्गुमेंट में होती है। डिडक्टिव आर्गुमेंट के दो टाइप्स होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड आर्गुमेंट में कभी भी फैलेसी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सही स्ट्रक्चर है उसका। फॉर्मल फैलेसी हमेशा डिडक्टिव आर्गुमेंट के इनवैलिड आर्गुमेंट में होगी, क्योंकि वो इनवैलिड है, क्योंकि उसकी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू होने के बावजूद भी आपने कंक्लूजन गलत निकाला है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फॉर्म है वो गलत है। यानी कि अगर प्रीमाइसेस आपकी ट्रू भी हैं, लेकिन आप कंक्लूजन गलत निकाल रहे हो, क्योंकि आपके आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ही गलत है, इसीलिए वो आर्गुमेंट आपका इनवैलिड हो जाता है। और फॉर्मल फैलेसी हमेशा डिडक्टिव के इनवैलिड आर्गुमेंट में ही होगी। चलिए अब हम फॉर्मल फैलेसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट लिया है जो कि डिडक्टिव आर्गुमेंट है, और ये डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट है, क्योंकि इसकी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू होने के बावजूद भी इसका कंक्लूजन गलत निकल रहा है। अब हम इसके अंदर फॉर्मल फैलेसी को चेक करेंगे। प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। इस प्रपोजिशन को हम ट्रू मान लेते हैं। सेकंड प्रीमाइस में लिखा है राम इज़ इंटेलिजेंट। इस प्रपोजिशन को भी हम ट्रू मान लेते हैं। अब इन दोनों प्रपोजिशन के बेस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? देयरफॉर राम इज़ अ स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। इस आर्गुमेंट का कंक्लूजन क्यों गलत निकला, इस चीज़ को समझते हैं पहले। देखो, सबसे पहले इसकी प्रीमाइसेस को ध्यान से देखो। दोनों ही प्रीमाइसेस ट्रू हैं, और हमने लॉजिकल रीजनिंग का रूल भी सही लगाया है, क्योंकि प्रीमाइसेस से कंक्लूजन कैसे निकालते हैं? प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म होता है उसको कैंसिल करने के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसमें मिडिल टर्म क्या था? इंटेलिजेंट। उसको कैंसिल कर दो। इसके बाद जो बचा कुचा मटेरियल है वो हमने कंक्लूजन में निकाल दिया, यानी कि ये निष्कर्ष आ गया है। लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रीमाइस को। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके प्रीमाइसेस का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। इसीलिए हमारा कंक्लूजन प्रीमाइसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आपको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ये भले ही क्लियर हो या ना हो, लेकिन आपको वेन डायग्राम में ये क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑल स्टूडेंट, ये हो गया राम। दोनों ही क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। यानी कि राम और ऑल स्टूडेंट ये दोनों ही इंटेलिजेंट के रीजन में आते हैं। लेकिन क्या ऑल स्टूडेंट और राम, इन दोनों का कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। तो हमने कंक्लूजन में कैसे दिखा दिया कि राम स्टूडेंट है? ये चीज़ तो गलत है ना। स्ट्रक्चर में अभी जो हमने वेन डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राम या ऑल स्टूडेंट वाला जो रीजन है ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन हमने फिर भी कंक्लूजन में ये निकाल के दिखाया है कि राम एक स्टूडेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर गलत है, इसी वजह से हमने कंक्लूजन गलत निकाल लिया है। सो बेसिकली हमने क्या समझा फॉर्मल फैलेसी के अंदर, कि अगर हमारी प्रीमाइसेस ट्रू हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग के सभी रूल्स को, सभी प्रिंसिपल्स को सही से फॉलो भी कर रहे हैं, तो भी हम प्रीमाइसेस से एक सही निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हमारे जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिफेक्टेड है। और इस तरीके का डिफेक्ट किसके आर्गुमेंट में पाया जाता है? डिडक्टिव इनवैलिड आर्गुमेंट के अंदर। क्योंकि जो वैलिड होगा वो ऑलरेडी सही होगा, तो उसमें तो फैलेसी हो ही नहीं सकती। तो डिडक्टिव के इनवैलिड आर्गुमेंट में ही हम फॉर्मल फैलेसी निकालते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझा दिया है, स्टेटमेंट वाले एग्जाम्पल में भी और वेन डायग्राम के एग्जाम्पल में भी। इसके बाद बात करेंगे हम इनफॉर्मल फैलेसी की। इनफॉर्मल फैलेसी, एरर इन लॉजिक
रिलेशन, रीजनिंग, लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट, अजम्पशन। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर से इनफॉर्मल फैलेसी का कोई लेना देना नहीं है। आर्गुमेंट के अंदर जो कंटेंट है, चाहे उसकी लैंग्वेज हो, उसका अजम्पशन हो, रिलेशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या उसकी लैंग्वेज हो, इन सभी कंटेंट में अगर कोई डिफेक्ट है तब जाके हम कहेंगे कि ये आर्गुमेंट फैलेशियस आर्गुमेंट है। इसका मतलब है कि इनफॉर्मल फैलेसी तब होती है जब किसी आर्गुमेंट के कंटेंट में डिफेक्ट होता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर में। इनफॉर्मल फैलेसी इंडक्टिव आर्गुमेंट में होती है और ये फैलेसी या फिर डिफेक्ट किस वजह से होती है, जब हमारी लॉजिकल रीजनिंग या तो वीक होती है या फिर रॉन्ग। हमने लॉजिकल रीजनिंग की प्रीवियस क्लासेस में टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको 2 तरह के आर्गुमेंट बताए थे, डिडक्टिव और इंडक्टिव। इंडक्टिव आर्गुमेंट में इनफॉर्मल फैलेसी होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल फैलेसी की, तो हम बात करेंगे इंडक्टिव आर्गुमेंट की। आपको ध्यान होगा इंडक्टिव आर्गुमेंट के भी फर्दर 2 कैटेगरी होती थी, वीक आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, वैलिड और इनवैलिड क्यों नहीं होता? वैलिडिटी और इनवैलिडिटी हम तब चेक करते हैं जब किसी चीज़ की हमें 100% की प्योरिटी, 100% की गारंटी, 100% की ट्रूथ वैल्यू चेक करनी होती है। लेकिन जब आर्गुमेंट में 100% की श्योरिटी ना हो, हम सिर्फ उसके स्ट्रॉन्ग और वीकनेस को चेक करते हैं, तब हम इंडक्टिव आर्गुमेंट की बात करते हैं। इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं कि हमारी कक्षा में 50 में से 30 विद्यार्थी अच्छे हैं। इस तरह की बात होगी ना इंडक्टिव आर्गुमेंट में। अगर आप 50 के 50 विद्यार्थियों की बात करेंगे कि 50 के 50 विद्यार्थी अच्छे हैं, तब तो ये 100% की आप बात कर रहे हैं ना, 100% की गारंटी की बात कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को ले रहे हैं आप लोग, तब ये डिडक्टिव आर्गुमेंट बनेगा। लेकिन जब हम 50 में से 30 बच्चों की बात करेंगे, 20 बच्चों की बात करेंगे, 45 बच्चों की बात करेंगे, तब ये इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। और इसकी स्ट्रॉन्ग या वीकनेस को हम कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम कम बच्चों की बात करेंगे तब आर्गुमेंट वीक होगा, और जब हम ज़्यादा बच्चों की बात करेंगे तब आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि 50 में से 10 विद्यार्थी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये आर्गुमेंट आपका वीक आर्गुमेंट शो कर रहा है, क्योंकि 50 में से आप सिर्फ 10 बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन जब आप 50 में से 40 बच्चों की बात करेंगे, तब ऐसा आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम फैलेसी की बात करते हैं अगर, तो फैलेसी कब आती है इंडक्टिव आर्गुमेंट में, जब आपका आर्गुमेंट वीक होगा, यानी कि आप कम एविडेंस के बेसिस पर किसी तरीके का कंक्लूज़न निकाल रहे हैं, तब आपके आर्गुमेंट में फैलेसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीमाइस 1 में लिखा है, कल मैंने एक काली बिल्ली देखी। प्रीमाइस 2 में लिखा है, मेरे दोस्त के घर एक काली बिल्ली है। और इससे मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि दुनिया में जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो सभी बिल्ली काली होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पे एक वीक आर्गुमेंट बन रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 काली बिल्लियों के आधार पे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि दुनिया की सभी बिल्लियाँ काली होती है। ये एक वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। इसके अलावा फैलेसी तब भी हो सकती है कि जब आपके इंडक्टिव आर्गुमेंट की जो प्रीमाइसेस हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी कि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के अनरिलायबल होती हैं जब हमारी प्रीमाइसेस, तब भी हमारा आर्गुमेंट फैलेशियस आर्गुमेंट हो सकता है। इनफॉर्मल फैलेसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। प्रीमाइस 1 में लिखा है, अ पर्सन हु इज़ वीक इन स्टडी कैन नॉट हैव अ ट्रस्टवर्दी ओपिनियन। जो व्यक्ति पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनकी राय अक्सर कर ख़राब होती है, यानी कि उनकी राय लेना सही नहीं होता है। सेकंड प्रीमाइस में लिखा है, राम इज़ वीक इन स्टडी। राम पढ़ाई में कमज़ोर है, और इसी से हमने कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर राम्स ओपिनियन इज़ रॉन्ग। राम की राय ख़राब है। अब ये आर्गुमेंट फैलेशियस आर्गुमेंट बन गया, क्योंकि आपके जो बिलीफ सिस्टम है या आपके जो अजम्पशन है वो इलॉजिकल है, अनरिलायबल है। क्योंकि जो प्रीमाइस 1 में लिखा है, अ पर्सन हु इज़ वीक इन स्टडी कैन नॉट हैव अ ट्रस्टवर्दी ओपिनियन,
एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है, उसकी राय हमेशा गलत होती है या उसकी राय लेना ख़राब है। तो ये अनरिलायबल है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अनुभव का, उसके जीवन के अनुभवों का उसकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने रियल लाइफ में ऐसा कई बार देखा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कम एजुकेटेड हैं, कम क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको अपने फील्ड का या अपनी लाइफ का इतना ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस होता है कि उनकी राय लेना अक्सर कर सही साबित होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको उतना नॉलेज या उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिससे कि उनकी राय लेना हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पर हमारा ये आर्गुमेंट फैलेशियस आर्गुमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका कंटेंट अनरिलायबल है। इसी वजह से हमने कंक्लूजन भी गलत निकाला है। कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है कि राम्स ओपिनियन इज़ रॉन्ग, क्योंकि राम की ओपिनियन ख़राब होगी या गलत होगी क्योंकि वो स्टडी में वीक है। ऐसा तो रिलायबल नहीं है, क्योंकि राम के स्टडी से और उसके व्यक्तिगत अनुभवों का कोई मेल नहीं है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इसी वजह से ये आर्गुमेंट आपका फैलेशियस आर्गुमेंट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से आपको इनफॉर्मल फैलेसी समझ में आ गई होगी। इनफॉर्मल फैलेसी में हम आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसकी बात करते हैं। अगर हमारा कंटेंट अनरिलायबल है या डिफेक्टेड है तब इनफॉर्मल फैलेसी होती है। तो आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी के टाइप्स की। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।